बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है कि अमरीकी और नुमाइंदों के दरमियान और तालिबान के दरमियान मंडे को यानी पीर को 25 फरवरी को जो अहम मुलाकात हो रही है, उसमें एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है और वो यही है कि अमरीका और रूस जो है, जो कि गुज़िश्ता अगर 40 साल की लड़ाई, 4 दहाइयों पे मुहित लड़ाई जो अफ़गानिस्तान में लड़ी जा रही है, इसमें अगर देखें तो असल लड़ाई अमेरिका और रूस के दरमियान रही है। वो सौर इनकलाब के बाद अगर आप 1988-89 तक या उसके बाद या स्पेशली जो गुज़िश्ता 17 साल जंग है, इसमें इन दोनों ममालिक का बड़ा कलीदी किरदार रहा है। जब अफ़गान अमन प्रोसेस शुरू हुआ तो अमेरिका को कुछ इतराज़ था, जब रूस ने भी अपने आप को इसमें कोशिश की कि वो भी अपना किरदार अदा करे। तो जब मॉस्को के कॉन्फ्रेंसेस होते रहे, सीरीज़ ऑफ कॉन्फ्रेंसेस, उस पर अमेरिका को बड़ा शदीद उनको एतराज़ रहा। लेकिन अभी जो सबसे अच्छी डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि अमेरिका और रूस मिल के अभी अफ़गान अमल प्रोसेस को जो है वो आगे बढ़ाने के मूड में है। और इस तरह ज़मीर काबलोफ जो कि रूस का खसूसी नुमाइंदा है अफ़गानिस्तान के लिए, और ज़ल्मे खलीलज़ाद जो कि अमेरिका का खसूसी नुमाइंदा है, दोनों के दरमियान तुर्की में मुलाकात हुई है। और वहाँ पे वो एक जो पॉइंट्स वो सामने लाए हैं, मेरे ख़्याल में अगर इन पे अमल हुआ तो बईद नहीं है कि अफ़गानिस्तान में चंद महीनों के अंदर अंदर अमन के आसार जो है वो बिल्कुल नुमाया नज़र आने लगे। पहली बात तो यह है कि जैसा कि आपको पता था कि 18 इस महीने के 18 तारीख़ को तालिबान के वफ़द ने पाकिस्तान आना था, जिसमें पाकिस्तान के सियासी लीडरान से और अमरीकी वफ़द से यहाँ पे मुलाकात होनी थी, जो पोस्टपोन की गई। द रीज़न वास कि अक्सर तालिबान जो बातचीत का हिस्सा है, लीडरान जो है वो ब्लैक लिस्ट में है, UN के ब्लैक लिस्ट में है, और उन पर ट्रैवल बैन है, उनकी जो सफ़र पे पाबंदी है। तो अभी अमेरिका और रूस ने ये फ़ैसला किया है कि बहुत जल्द वो UN को अप्रोच करेंगे, यूनाइटेडली दोनों मुतफ़िका तौर पर, और इन तालिबान का जो स्पेशली जो टॉक्स के जो प्रोसेस है उसका हिस्सा है, उनके नाम जो है वो अमरीकी वो UN की जो ब्लैक लिस्ट है उससे निकाला जाए। इससे क्या होगा कि फिर तालिबान जहाँ भी चाहे, जिस मुल्क में भी चाहे वो जा सकते हैं, और वो पीस प्रोसेस के हवाले से लोगों को एतमाद में भी ले सकते हैं, और अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो उसी मुल्क के जो लीडरशिप है, हुकूमती नुमाइंदे या जो सियासी लीडरशिप है, उनके साथ वो शेयर कर सकते हो। दैट इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। दूसरी बात जो है वो, क्योंकि अफ़गान तालिबान का ये मौक़िफ़ रहा है कि वो अफ़गान हुकूमत के साथ कभी बैठ के बातचीत नहीं करेंगे। इसी हवाले से एक फार्मूला निकाला गया है कि एक क्योंकि ये जो मंडे को जो कॉन्फ्रेंस हो रही है पीर को अफ़गान तालिबान और अमेरिका के नुमाइंदों के दरमियान कतर दोहा में, इसमें इम्कान यही है कि कुछ पेशरफ्त हो जाए एग्रीमेंट के हवाले से, और तालिबान को कन्विंस किया जाए कि वो अफ़गान के साथ बैठ के बातचीत करे। लेकिन तालिबान हुकूमत के साथ बैठने के लिए किसी सूरत तैयार नहीं है। तो अभी ये राह निकाली गई है कि जो स्टेटमेंट आया है दोनों की तरफ से, में ये कहा गया है कि अफ़गान एक ऐसा नुमाइंदा वफ़द तश्कील दे जिसमें सब शामिल हो, ऑल इंक्लूसिव, जो कि तालिबान के साथ मिलकर अमन की प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा सके। और इसमें यह भी कहा गया है कि इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट, यानी डॉक्टर अशरफ गनी साहब की हुकूमत के नुमाइंदे भी उसी ब्रॉड बेस्ड अफ़गान टीम जो होगा, जो तालिबान के साथ बातचीत के लिए बनाया जाएगा, उसमें वो भी इंक्लूड होंगे। तो इसका मतलब ये है कि तालिबान के लिए भी राह निकाली गई है, और शायद डॉक्टर अशरफ गनी साहब अगर उसको ये बात पसंद आई और एक्सेप्ट किया तो उसके लिए भी ये बात मेरे ख़्याल में बड़ी अच्छी होगी कि वो सब इसमें शामिल होंगे। इसमें अफ़गान मजहबी रहनुमा, अफ़गान सियासी रहनुमा, और मुख्तलिफ जो एथनिक ग्रुप है उनके रहनुमाओं को, मुख्तलिफ जो गैर सियासी ग्रुप, जिस तरह वेमेन के नुमाइंदे, नौजवानों के नुमाइंदे वग़ैरह, पार्लियामेंट के नुमाइंदे, यानी सब पे एक मुश्तमिल एक ग्रुप होगा जिसमें अफ़गान भी शामिल होंगे। फिर वही टीम बैठ के आगे जो लाहे अमल है उनके हवाले से वो बातचीत को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, अफ़गानिस्तान में अमन के लिए कौन सा फार्मूला वो तय करते हैं। तो ये आल अफ़गान होगा, तो ये अफ़गान लेड भी होगा और अफ़गान ओन भी होगा, उसमें से किसी को भी बाहर नहीं रखा जाएगा। इसी तरह
एक तो यह है कि इसमें वो जो कोई भी बाहर नहीं होगा तो अमन जो है उसकी जो प्रोसेस या वो जो फार्मूला आएगा वो सबको एक्सेप्टेबल होगा। अभी दूसरी बात जो अहम की गई है वो ये है, क्योंकि अफ़गानिस्तान के अमन को न सिर्फ अंदरूनी बल्कि बाहर से भी ख़तरा हमेशा रहता है। अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के अपने प्रॉक्सीज़ हैं, ईरान के अपने प्रॉक्सीज़ हैं और हिंदुस्तान के अपने प्रॉक्सीज़ हैं, बाकी ममालिक के अपने प्रॉक्सीज़ हैं। तो ये भी ख़तरा हमेशा रहता है कि अगर अफ़गान इंटरनली वो एग्री भी कर जाए लेकिन बाहर से पाकिस्तान अगर बाहर रहा, ईरान बाहर रहा, हिंद बाहर रहा, तो वो अमन देर पा नहीं हो सकता है। इसीलिए एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है जिसमें सब शामिल हो, जिसमें पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू, ईरान का पॉइंट ऑफ व्यू, हिंद का पॉइंट ऑफ व्यू, ताकि जो पीस का जो फार्मूला सामने आएगा उसमें कोई भी बाहर नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये जिस तरह पहले वाला जो 2 पॉइंट्स है और स्पेशली एक आल अफ़गान कमेटी होगी, इसी तरह ये भी एक इंतहाई अहम पॉइंट है कि जिसमें सब बैठ के जितने भी ममालिक हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू उसमें इंक्लूड होगा, तो वो सारे मिल के जो है इस बात को आगे बढ़ाएंगे। तो इससे ये होगा कि वो जिनके प्रॉक्सीज़ हैं या जिनको हम स्पॉयलर्स कहते हैं वो कोई भी हो सकता है, पाकिस्तान भी हो सकता है, ईरान भी हो सकता है, हिंद भी हो सकता है, अरब ममालिक भी हो सकते हैं, तुर्की भी हो सकते हैं या और इंटरनेशनल कम्युनिटी को हो सकते हैं। इसलिए ये जो पॉइंट ये है, दिस इज़ द बेस्ट वन, कि इससे ये होगा कि किसी को भी एतराज़ नहीं होगा, तमाम के मफादात का ख्याल रखा जाएगा। और एक जो पॉइंट है वो ये है कि अफ़गानिस्तान अमन जो होगा वो सस्टेनेबल होगा, वो देर पा होगा। तो ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। और मैं ये समझता हूँ कि वो जो इस तरह अफ़गान तालिबान ने इस्लामाबाद आना था, यहाँ पे डिस्कशन करनी थी, तो जब इन पे से ये ट्रेवल जो बैन है जब ये ख़त्म हो जाएगा तो इससे ऑटोमेटिकली वो जहाँ भी चाहे, जिस मुल्क में भी चाहे, जिसके साथ भी चाहे वो ट्रैवल कर सकेंगे। इवन वो अफ़गानिस्तान भी जा सकते हैं, वो काबुल हुकूमत के साथ भी बैठ सकते हैं, इस्लामाबाद, वाशिंगटन, बीजिंग, दिल्ली, तेहरान, अंकारा वग़ैरह, उनको हर जगह पे जाने पे वो पाबंदियाँ ख़त्म हो जाएंगी और वो फ्री जाके अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान कर सकेंगे। इसी तरह अभी जो सबसे बड़ा मसला आ रहा है वो डॉक्टर अशरफ गनी साहब की हुकूमत को हैंडल करने का है, क्योंकि अभी तक उनको इस पूरे प्रोसेस से जो है उसको बाहर रखा गया है और अफ़गान तालिबान का पॉइंट ऑफ व्यू वो अभी तक प्रिवेल कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि डॉक्टर अशरफ गनी साहब वो एक सीनियर रहनुमा है, 5 साल वो अफ़गान सदर रहे हैं, वो उसकी अपनी एक अहमियत, मुसल्लमा अहमियत है, हुकूमत की भी है। लेकिन इस वक्त पोजीशन यही है कि शायद अपनी पॉलिसीज़ की वजह से या अपनी टेम्परामेंट की वजह से उसने ज़्यादातर जो इम्पॉर्टेंट लोग उनके जो इर्द गिर्द थे वो सब उनको छोड़ के जो है वो बिल्कुल वो अकेले रहे हैं। और अभी हालत यह है कि आप लोग ख़ुद देख रहे हैं कि डॉक्टर अशरफ गनी साहब की पॉइंट ऑफ व्यू या हुकूमत की पॉइंट ऑफ व्यू आगे लाने के लिए या लोगों को पहुंचाने के लिए कोई भी नहीं है, बल्कि वो बेचारा अक्सर ख़ुद लगा रहता है और ख़ुद जो है वो अपने हुकूमत की पॉइंट ऑफ व्यू, उनकी जो 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 इस वक्त जो प्रॉब्लम्स है, मतलब ये है कि वो ख़ुद वो आगे पेश कर रहे हैं। तो कैसे डॉक्टर गनी साहब की टीम में से, या मैं समझता हूँ कि अगर अशरफ गनी साहब, अगर हामिद करज़ई साहब बैठे हुए हैं, हनीफ अतमर साहब बैठे हुए हैं, अता मोहम्मद नूर साहब बैठे हुए हैं, तो ज़रा डॉक्टर अशरफ गनी साहब को भी इंक्लूड किया जा सके। क्योंकि अगर डॉक्टर अशरफ गनी साहब थोड़े से टेम्परामेंटल भी है, वो कहा जाता है कि वो गुस्सा भी बहुत ज़्यादा करते हैं, उनके शिकायत भी इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी है, लोकल उनके जो मुखालिफिन है उनसे भी है। तो कोई ऐसा कि उनके जो हर्ट जो ज़ख्मी ईगो है, मेरे ख़्याल में उसको भी उसका ख्याल रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर इससे हुकूमत नाराज़ हो तो कोई भी प्रोसेस, मैं नहीं समझता हूँ कि जिस प्रोसेस में डॉक्टर अशरफ गनी साहब या मौजूदा हुकूमत की टीम जो है, अगर ये ऑन बोर्ड ना हो और ये विलिंगली ऑन बोर्ड ना हो तो ये एक बहुत बड़ा मसला हो सकता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर तालिबान जिस तरह मास्को में 40 इंतहाई अहम जो अफ़गान माशरे के जो इंतहाई अहम अफराद, जिसमें हामिद करज़ई साहब, हनीफ अतमर साहब, अता मोहम्मद नूर साहब या बाकी जितने भी थे, इस्माइल ख़ान साहब वग़ैरह, ये सब इंक्लूड थे। तो इस दफ़ा भी जो भी कमेटी बनाई जा रही हो, मैं समझता हूँ कि अगर ये सारे लीडरशिप, जिसमें हिकमतयार साहब भी बैठे हो, उसमें इस्माइल ख़ान साहब भी बैठे हो, जिसमें रशीद दोस्तम साहब भी बैठे हो, ताकि सब
इकट्ठे हो के डॉक्टर अशरफ गनी साहब के पीछे अगर वो हो तो मैं समझता हूँ कि फिर तालिबान के साथ भी उनको भी कन्विंस किया जा सकता है। एक ऐसी डील हो सकती है जो कि अफ़गानिस्तान अमन जो है उसी के हवाले से देर पा भी हो, और ना सिर्फ अफ़गानिस्तान के लिए बल्कि मैं समझता हूँ कि इस रीजन के जितने ममालिक हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान के मसले की वजह से पाकिस्तान को भी मसला है, ईरान को भी मसला है, हिंद को भी मसला है। तो जब वो ऐसा हो कि जिसमें ऑल इंक्लूसिव हो, सब मुश्तमिल हो, क्योंकि लड़ाइयों से इस तरह कल मैं वो देख रहा था कि ममालिक जो है कोई भी मुल्क अकेले तरक्की नहीं कर सकते। जब अफ़गानिस्तान में अमन ना हो तो पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता है, हिंद नहीं कर सकता है, ईरान नहीं कर सकता है, सब ममालिक रीजन तरक्की करते हैं। तो अगर अफ़गानिस्तान में अमन आ जाए तो मैं समझता हूँ कि पूरा रीजन जो है इससे इनके अफ़गानों को न सिर्फ फ़ायदा हो बल्कि पूरे ख़ित्ते के इंसानों को, जो कि 1 अरब 50 करोड़ तकरीबन बनते हैं, इनको सबको फ़ायदा होगा।